हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यार जावा पढ़ रहे हैं और जावा पढ़ने की सीरीज में देखिए अभी तक हमने मल्टी थ्रेडिंग पर कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे। तो मल्टी थ्रेडिंग पर आई होप कि मैंने अभी तक शायद 5 वीडियोस को अपलोड किया था। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस देखें लास्ट के 5 वीडियो, ताकि आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जावा में। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आप समझिए उसको। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है, ये सेंडर क्लास हमने बनाई है, राइट। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया हुआ है, सेंड मेथड। तो क्या होता है, आपको पता है कि जब भी कोई थ्रेड मान लीजिए इस सेंड मेथड को एग्जीक्यूट करती है, और अगर कोई थ्रेड इस सेंड मेथड को एग्जीक्यूट करती है, तो आपको पता है कि क्योंकि थ्रेड में ऐसा होता है कि इस सेंड मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा गया है, ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि मान लीजिए कि पहली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही उस थ्रेड को सीपीयू पर से सस्पेंड कर दिया जाए। तो थ्रेड के केस में ऐसा होता है कि आधा अधूरा कोड ही इस सेंड मेथड का एग्जीक्यूट हुआ हो, फिर भी उस थ्रेड को हमारे सीपीयू पर से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कभी कभी ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक फंक्शन है, लेट्स से फन नाम से। इस फंक्शन के अंदर आपने कोडिंग लिखा हुआ है, मान लीजिए टेबल को प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए इसके अंदर कोई मैं ऐसा कोड लिखा हुआ है जो क्या करता है, जो सिंपली एक टेबल प्रिंट करेगा। मान लीजिए वो 5 का 10 का या कुछ भी टेबल यहाँ पर प्रिंट करेगा। अब सोचो, अगर कोई थ्रेड इस फन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराती है और वो टेबल को प्रिंट करना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा। टेबल को प्रिंट करने से मतलब क्या है कि मान लीजिए ये फन फंक्शन जो है 5 का टेबल प्रिंट कर रहा है, तो 5 इसे प्रिंट करना चाहिए, फिर 10, 15, 20, इस तरह से लेकर के उसे लास्ट तक 50 तक इस तरह से प्रिंट करना चाहिए। 50 तक उसे प्रिंट करना चाहिए। लेकिन सोचो, अगर कोई थ्रेड अगर कोई थ्रेड 50 तक टेबल को प्रिंट ना कर पाए और वो सस्पेंड कर दी जाए, मान लीजिए वो इस तरह से 20 तक टेबल को प्रिंट करे और उसके बाद उसे सीपीयू पर से सस्पेंड कर दिया जाए। फिर कोई दूसरी थ्रेड इस फन फंक्शन को एग्जीक्यूट करे, और मान लीजिए वो 2 का टेबल प्रिंट कर रही है, 2, 4, 6 इस तरह से। और मान लीजिए वो 5 टर्न प्रिंट करने के बाद वो भी सस्पेंड हो जाए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम में, कि उस फंक्शन की कोडिंग जब भी कोई थ्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे, तो इस फंक्शन की कोडिंग पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर ले, तभी वो थ्रेड सस्पेंड हो। या अगर मान लीजिए कि कोई थ्रेड इस फन फंक्शन की कोडिंग को एग्जीक्यूट कराते हुए 5 का टेबल प्रिंट करते हुए मान लीजिए वो 20 तक प्रिंट किया, उसके बाद वो सस्पेंड हो गई। तो कोई दूसरी थ्रेड अगर उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फन फंक्शन को कॉल करे, तो वो ना कर पाए, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई थ्रेड इस फन फंक्शन को एग्जीक्यूट करे और बीच में ही सस्पेंड हो जाती है, तो पूरे पूरे टेबल को प्रिंट नहीं कर पाएगी। जब वो दूसरी बार इस फन फंक्शन को एक्सेस करेगी, तब वो इस 5 के टेबल को आगे कंटिन्यू करेगी। लेकिन उसके पहले अगर किसी थ्रेड ने और भी इस फन फंक्शन को एक्सेस कर लिया होगा, तो किसी और नंबर का टेबल प्रिंट कर दी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी थ्रेड इस फन फंक्शन को एक्सेस करे, तो या तो वो पूरा पूरा इस फन फंक्शन की कोडिंग को एग्जीक्यूट कर दे, उसके बाद ही सस्पेंड हो। या मिडिल में ही अगर सस्पेंड हो जाती है, तो कोई दूसरी थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फन फंक्शन को तब तक एक्सिस या इस फन फंक्शन की कोडिंग को तब तक एग्जीक्यूट ना करा सके, जब तक पहली वाली थ्रेड दोबारा से सीपीयू पर शेड्यूल होकर के अपने उस टेबल के प्रिंटिंग को कंप्लीट ना कर ले, है ना। बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है सेंड नाम से। मान लीजिए इस फन फंक्शन ये सेंड फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इसमें आप मैसेज पास करोगे एमएसजी नाम से, वो यहाँ पर क्या करेगा, लिखे है सेंडिंग मैसेज एंड मैसेज सेंड। ये सेंड फंक्शन 2 लाइन यहाँ पर कोड प्रिंट कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई थ्रेड इस सेंड फंक्शन को
एग्जीक्यूट करे, कोई भी थ्रेड अगर इस सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रही है तो ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कराए, है ना। या तो अगर वो मान लीजिए पहली वाली थ्रेड अगर इस वाली पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा के सस्पेंड हो गई तो कोई दूसरी थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके इस सेंड फंक्शन को कॉल ना कर पाए, है ना। और अगर कॉल नहीं कर पाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो थ्रेड इस सेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जब पहली वाली थ्रेड को फिर से सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा तो वो आगे से ही इस सेंड फंक्शन की जो भी रिमेनिंग कोड रहा होगा उसकी लाइन को वो एग्जीक्यूट करा देगी। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। तो इस कोड को यहाँ पर समझिए हम लोग किस तरह से सेंड फंक्शन को कोडिंग करेंगे ताकि ऐसा हम अचीव कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को समझिए। एक हमने क्या कर बनाई है, एक टेस्ट क्लास बनाया हुआ है और इसके अंदर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने सेंडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो एक हमारी सेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का रिफरेंस इस एस में यहाँ पर इस तरह से रखा गया है, ये इसको पॉइंट कर रहा है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास एक थ्रेड वन क्लास है जो हमारे थ्रेड क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। बेसिकली हमने थ्रेड बनाया है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाते समय, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम इसी एस को यहाँ से पास कर दे रहे हैं। तो ये एस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से इस एस में यहाँ पर इस तरह से असाइन हो जाएगा। यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे इस एस में आ जाएगा, है ना। और जैसे ही इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे इस एस में आएगा, इसका मतलब जो ये वाला हमारा रेफरेंस है सेंडर का, ये भी इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। आप ऐसा समझिए, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया है, रन मेथड की यहाँ पर क्या किया है, रन मेथड को ओवरराइड किया है थ्रेड में, जैसा हम पहले करते आ रहे थे। और हमने एस डॉट करके सेंड मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया है ना। तो यहाँ से एस डॉट हमने सेंड मेथड को कॉल किया तो ये वाला हमारा सेंड मेथड कॉल हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास एक दूसरी थ्रेड टू क्लास है जो थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है और सेम कोडिंग हमने यहाँ पर किया है। जब मैं यहाँ पर अपनी टेस्ट क्लास में थ्रेड टू क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो उसमें भी हमने एस को पास किया है, मतलब इसी वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा हूँ मैं। तो वो भी इस कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने की वजह से इसका रेफरेंस इस वाले एस में भी आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो रेफरेंस है एस, वो भी इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। तो फिर से उसके आगे हमने इस रन मेथड को ओवरराइड किया है और सेंड फंक्शन को कॉल किया है इस एस का यूज करके, और इस बार हमने बाय पास किया है, इस वाली थ्रेड में हमने हाई पास किया था। तो जब ये वाला रन मेथड कॉल होगा, यानी कि थ्रेड वन हमारी अपने रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, तो हम लोग सेंड मेथड कॉल करके हाई पास कर रहे हैं। तो जब ये सेंड मेथड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से प्रिंट होना चाहिए सेंडिंग हाई एंड हाई सेंट, प्रिंट होना चाहिए। और जब थ्रेड टू हमारे इस रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और सेंड मेथड को कॉल करेगी तो बाय पास हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर ये सेंड मेथड क्या प्रिंट करेगा, सेंडिंग बाय और बाय सेंड, इस तरह से ये प्रिंट होना चाहिए। और यही मैं चाहता हूँ कि जब मैं हाई सेंड कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से सेंडिंग हाई हाई सेंट मुझे मिले। ये दोनों का दोनों लाइन का कोड हमें हमें चाहिए, दोनों लाइन का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। जब मैं बाय सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ से सेंडिंग बाय और बाय सेंट हमें ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ है, तो हो सकता है जब थ्रेड वन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, यानी कि ये वाला रन मेथड चले, तो सेंड फंक्शन को कॉल करे, और सेंड फंक्शन कॉल होने पर क्योंकि यहाँ से हाई प्रिंट हुआ है तो ये पहली लाइन एग्जीक्यूट कराए सेंडिंग हाई, और उसके बाद थ्रेड वन सस्पेंड हो जाए सीपीयू पर से और थ्रेड टू एग्जीक्यूट को होना स्टार्ट कर दे। अगर थ्रेड टू एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगी तो भी रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी और बाय को सेंड करेगी, तो फिर से यहाँ से सेंडिंग बाय प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आउटपुट में ऐसे भी आ सकता है सेंडिंग हाई और उसके बाद सेंडिंग बाय, ऐसे भी आ सकता है ना। और फिर मान लीजिए थ्रेड वन स्टार्ट होती है अपना एग्जीक्यूशन, तो वो क्या करेगी, हाई सेंट प्रिंट करेगी, लिखेगी हाई सेंट। और जब दूसरी वाली स्टार्ट करेगी तो वो लिखेगी बाय सेंट। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, है ना। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर हाई सेंट हो
तो हमें ये दोनों लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो, इसका मतलब हमें मिलना चाहिए सेंडिंग हाई और मिलना चाहिए हाई सेंड। जब मैं बाय सेंड करूं तो मुझे मिलना चाहिए सेंडिंग बाय और मिलना चाहिए बाय सेंड। इस तरह से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इन चीजों को अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस फंक्शन, जो ये सेंड फंक्शन यहाँ पर है, हमें इसे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जब भी कोई थ्रेड इस सेंड मेथड की कोडिंग को स्टार्ट करे तो ये पूरा पूरा स्टार्ट करे, पूरा पूरा कोड एग्जीक्यूट करे। या तो मान लीजिए अगर थ्रेड 1 ने पहली लाइन को एग्जीक्यूट करके सस्पेंड हो गई है, तो जब ये थ्रेड 2 दूसरी वाली थ्रेड इसी वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके इस सेंड मेथड को कॉल करने की कोशिश करे तो कॉल ही ना कर पाए, वो ऐसा ना कर सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो ये थ्रेड 2 अपने किसी दूसरे स्टेट में चली जाएगी और जब फिर से थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ से हाई सेंड प्रिंट कर देगी। और जैसे ही थ्रेड 1 इस सेंड फंक्शन को सेंड फंक्शन की कोडिंग को इंड कर लेगी तो क्या होगा, जो थ्रेड 2 थी वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी, मतलब कि रनबल स्टेट में आ जाएगी। और फिर से जब उसे सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा तो वो इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट कराएगी। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जब थ्रेड 1 इस सेंड मेथड को कॉल कर रही है तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर रही है। देखिए यहाँ लिखा एस डॉट सेंड और इस एस में इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना। और जब थ्रेड 2 हमारे इस सेंड मेथड को कॉल कर रही है तो इसी वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 हैं वो दोनों इस सेंड मेथड को कॉल तो कर रही हैं, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, रिसोर्स है, ये शेयर्ड है हमारे इस थ्रेड 1 के साथ में और थ्रेड 2 के भी साथ में, है ना। अभी चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए ये हमारा सेंडर क्लास है, इसके अंदर सिंपल 2 लाइन का कोड है। ये थ्रेड 1 है जिसके अंदर ये कोड है, वही कोड है जो हमने आपको दिखाया। ये थ्रेड 2 है जिसके अंदर ये वाला कोड लिखा है। और यहाँ पर सिंपली हमने टेस्ट क्लास बनाया है, मेन फंक्शन सेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट दो थ्रेड 1 थ्रेड 2 बनाया जिसमें हमने एस को पास कर दिया और तो इनके साथ th1 डॉट स्टार्ट th2 डॉट स्टार्ट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए लिखा है सेंडिंग हाई हाई सेंड, सेंडिंग बाय बाय सेंड। तो अभी तो हमें ये मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमें मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि मल्टी थ्रेडिंग है तो ये कोड चेंज भी हो सकता है। मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए लिखा है सेंडिंग बाय, सेंडिंग हाई, बाय सेंड, हाई सेंड। जो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सेंडिंग बाय हो रहा है तो फिर हमें बाय सेंट मिलना चाहिए, अगर सेंडिंग हाई हो तो दोबारा मुझे हाई सेंट मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि अगर जब हमारे सेंड फंक्शन की कोडिंग को एग्जीक्यूट किया जाए कि दोनों लाइन चल जाए उसके बाद ही कोई थ्रेड हमारे इस सेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सके, तो ऐसा करने के लिए हमें इस सेंड फंक्शन को, जो ये फंक्शन है, इसको हमें बनाना पड़ेगा सिंक्रोनाइज्ड, है ना। सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, उसी तरह से हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड मेथड भी होते हैं। तो हमें इस मेथड को क्या बनाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज्ड। और किसी भी मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बनाने के लिए हमें सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर किसी मेथड को स्टैटिक बनाना हो तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो मुझे इस मेथड को क्या बनाना है, सिंक्रोनाइज्ड। तो ये वो कीवर्ड है सिंक्रोनाइज जिसे मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SYN। और यहाँ पर देखिए नीचे सजेशन आ रहा है, हमने बना दिया सिंक्रोनाइज्ड। तो क्या हुआ, ये हमारा सेंड मेथड सिंक्रोनाइज्ड बन गया। अब जब ये सिंक्रोनाइज्ड बन गया तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर कि अब जब कोई थ्रेड 1, अब ध्यान से समझिए, अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा इस सेंड मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बनाने पर। अब चलिए उसको समझते हैं। क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए अब हमारे पास देखिए हमने यहाँ कोड क्या लिखा है, th1 डॉट स्टार्ट th2 डॉट स्टार्ट। तो थ्रेड 1 और 2 दोनों हमारे थ्रेड पूल में हैं। अब इन दोनों थ्रेड में से कोई भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है, आपको ये बात पता है। तो मैं मान के चलता हूँ, चलिए थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, थ्रेड 1 को सीपीयू पर शेड्यूल किया गया, तो वो हमारे अपने रन मेथड की कोडिंग को स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर लिखा एस डॉट सेंड और हाई पास कर दिया है,
तो जैसे ये सेंड मेथड का कॉल हुआ तो थ्रेड 1 ने इस सेंड मेथड को कॉल किया। अब ये सेंड मेथड यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है ना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप समझ जाना कि ये सेंड मेथड क्या है, ये सेंड मेथड यहाँ से सिंक्रोनाइज्ड है। अब क्योंकि सेंड मेथड ये सिंक्रोनाइज्ड है, इसलिए जो थ्रेड 1 है वो सेंड मेथड की कोडिंग को जब एग्जीक्यूट कराएगी तो वो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस सेंड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट करा रही है उस ऑब्जेक्ट पर एक लॉक लगा देगी। ऐसा समझिए कि ये ऑब्जेक्ट पर एक लॉक लगा देगी। मैं यहाँ से रेड पेन से एक लॉक लगा दे रहा हूँ। इस तरह से समझिए कि इस ऑब्जेक्ट पर एक लॉक लग चुका है। तो थ्रेड 1 ने, क्योंकि थ्रेड 1 सेंड मेथड जो कि एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है उसकी कोडिंग को एग्जीक्यूट करा रही है, तो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके वो कोडिंग को एग्जीक्यूट कराएगी उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा देगी, लॉक लगा देगी। लॉक जब लगा दिया गया तो उसके बाद इस सेंड मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो ये पहले वाली लाइन को मान लीजिए एग्जीक्यूट करता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सेंडिंग हाई। यहाँ से प्रिंट हो जाएगा सेंडिंग हाई। सेंडिंग हाई प्रिंट होने के बाद मान लीजिए किसी भी वजह से इस हमारी थ्रेड 1 को सीपीयू पर से हटा दिया जाता है। अब सीपीयू पर से हटा दिया गया लेकिन फिर भी अभी भी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि उसे सीपीयू पर से हटा दिया गया। अब आपको पता है कि अगर इस हमारी थ्रेड 1 को सीपीयू पर से हटा दिया गया होगा किसी भी वजह से तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अब मान लीजिए उसने थ्रेड 2 को सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। जब वो थ्रेड 2 को सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो थ्रेड 2 का रन मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से सेंड मेथड को क्या किया गया है, कॉल किया गया और बायपास किया गया है। तो इस सेंड मेथड की फिर से कॉल हो जाएगी लेकिन एस ऑब्जेक्ट का यूज करके। ये एस ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि थ्रेड 1 ने इस वाले ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा दिया था और वो सस्पेंड हो गई थी तो ये लॉक अभी भी मेंटेन रहेगा। ये लॉक तब तक मेंटेन रहेगा जब तक थ्रेड 1 इस सेंड मेथड की पूरी कोडिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर लेती। और पहली लाइन की कोडिंग एग्जीक्यूट करने के बाद वो सस्पेंड हो गई थी तो ये लॉक यहाँ पर मेंटेन रहेगा। तो जब थ्रेड 2 रन मेथड को कॉल करेगी और सेंड मेथड को रन मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट करते हुए सेंड मेथड को कॉल करेगी एस ऑब्जेक्ट का यूज करके, मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके वो सेंड मेथड को कॉल करेगी और इस ऑब्जेक्ट पर पहले से ही लॉक लगा हुआ है। तो जब कोई सिंक्रोनाइज्ड मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट होती है तो पहले उस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाया जाता है जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंड मेथड की यहाँ पर कॉलिंग हो रही है। तो थ्रेड 2 भी इस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाने की कोशिश करेगी क्योंकि थ्रेड 2 भी इस सेंड यानी कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट कराने जा रही है लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर तो पहले से ही लॉक लगा है। तो ये जो थ्रेड 2 है इस ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाने की कोशिश करेगी लेकिन लॉक को नहीं लगा पाएगी क्योंकि क्योंकि इस पर तो पहले से ही लॉक लगा है। तो थ्रेड 2 इस ऑब्जेक्ट पर लॉक एक्वायर करने की कोशिश करेगी लेकिन वो लॉक एक्वायर नहीं कर पाएगी। और अगर थ्रेड 2 लॉक एक्वायर नहीं कर पाएगी तो वो चली जाएगी ब्लॉक्ड स्टेट में। कहाँ चली जाएगी वो, BLOCKED ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाएगी। अब कई सारी थ्रेड की स्टेट्स होती हैं उनमें से एक स्टेट है ब्लॉक्ड स्टेट। तो कोई भी थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में क्यों जाती है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वो सिंक्रोनाइज्ड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट कराने जा रही है तो जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके उस फंक्शन को कॉल करेगी सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन को, उस ऑब्जेक्ट पर वो लॉक लगाने की कोशिश करेगी लेकिन वो लॉक नहीं लगा पाएगी तो वो चली जाएगी ब्लॉक्ड स्टेट में। तो थ्रेड 2 जो हमारी है वो तो चली जाएगी कहाँ, ब्लॉक्ड स्टेट में। तो थ्रेड 2 अब क्योंकि ब्लॉक स्टेट में चली गई तो वो इस सेंड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगी और ये ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। तो थ्रेड 1 को फिर से सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा और सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा तो वो सेंड मेथड की फिर से कोडिंग को रिज्यूम करेगी और ये दूसरी वाली लाइन को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा क्या, हाई सेंट प्रिंट हो जाएगा, है ना। और जब
ये सेंड मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी थ्रेड 1 के द्वारा। तो ये जो लॉक यहाँ पर लगा था, ये जो लॉक यहाँ पर लगाया गया था थ्रेड 1 के द्वारा, ये लॉक यहाँ से हट जाएगा, ये लॉक नहीं रहेगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे यहाँ से लॉक हट जाएगा तो जेवीएम क्या होता है हमारा, कई सारे नोटिफिकेशन को रिलीज करता रहेगा। तो ये जो थ्रेड 2 है ये ब्लॉक्ड स्टेट से निकल करके फिर से रनबल स्टेट में आएगी। और अगर वो रनबल स्टेट में फिर से निकल करके आएगी तो हमारा सीपीयू इस थ्रेड को फिर से सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस थ्रेड 2 को फिर से सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। और अगर वो सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो फिर से थ्रेड 2 रन मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगी और वो सेंड मेथड को कॉल करेगी। जब सेंड मेथड को वो कॉल करेगी तो क्योंकि सेंड मेथड एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है तो फिर से कॉलिंग ऑब्जेक्ट पर वो एक लॉक लगाने की कोशिश करेगी। और इस बार इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी लॉक नहीं लगा है तो वो क्या करेगी, फिर से वो क्या करेगी, लॉक लगा देगी। इस तरह से फिर से थ्रेड 2 ने अब इस पर लॉक लगा दिया इस ऑब्जेक्ट पर। तो थ्रेड 2 इस सेंड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए थ्रेड 2 सस्पेंड हो जाए, कोई और भी थ्रेड होती, अगर वो वाली थ्रेड भी अगर इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके सेंड मेथड को कॉल करती तो आपको पता है कि वो भी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती, लेकिन लॉक को एक्वायर ना कर पाने की वजह से वो थ्रेड भी ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाती। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी थ्रेड, चाहे वो थ्रेड 1 हो या थ्रेड 2 हो, अगर वो सेंड मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है तो वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर लेती है। यहाँ से देखिए सेंडिंग हाई और हाई सेंड प्रिंट हो जाता है। जब थ्रेड 2 स्टार्ट करेगी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेंडिंग बाय, और क्या मिलेगा, बाय सेंट, ऐसे हमें मिलेगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। समझ में बात आया। तो हमने इस सेंड मेथड को बना दिया क्या, सिंक्रोनाइज्ड। और अब अगर मैं इस फंक्शन को रन करूं तो आप देखिए उसने पहले दूसरी वाली थ्रेड को एग्जीक्यूट किया तो लिखा है सेंडिंग बाय बाय सेंड, फिर पहली वाली थ्रेड को सेंडिंग हाई हाई सेंड। मैं फिर से रन करूं, सेंडिंग बाय सेंड, देखिए उसने पहली वाली थ्रेड को एग्जीक्यूट किया, सेंडिंग हाई हाई सेंड, सेंडिंग बाय बाय सेंड, है ना। तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, जावा में सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आज देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड के बीच में शेयर हो रहा है ना। अगर सोचिए सोचिए अगर क्या मैं अगर यहाँ पर जो ये वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हम दोनों थ्रेड 1 और थ्रेड 2 में शेयर कर रहे हैं यहाँ से, है ना। तभी तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है। अगर सोचो मैं ये काम ना करता, ये काम मैं ना करता, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये काम ना करता, इसको भी मैं हटा देता हूँ, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं पास नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए, और ये जो एस ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता। मैंने लिखा सेंडर एस इक्वल टू न्यू सेंडर, इस तरह से हमने बना दिया। ये एक नया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है। इसी तरह से मैं थ्रेड 2 में कर देता, है ना। थ्रेड 2 में करने के बाद यहाँ पर भी हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड बनाया हुआ है। तो क्या बताइए, ये यहाँ पर हम अपने उस कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थ्रेड 1 के लिए अलग होगा और थ्रेड 2 के लिए अलग होगा। तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाएंगी, सेम ऑब्जेक्ट पर लॉक नहीं लगाएंगी, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोड हमने ना लिखा होता, ये वाला जो कोड है ये यहाँ पर नहीं है, और ये वाला कोड यहाँ पर नहीं है, और यहाँ से मैं ये पास ना करता, ये वाला कोड नहीं है, ये वाला कोड नहीं है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने एस ऑब्जेक्ट बना दिया, एस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने बनाया है। तो क्या होता, जब हमारी थ्रेड 1 रन मेथड को एग्जीक्यूट करती तो एक ऑब्जेक्ट बनता एस, और वो ऑब्जेक्ट बनता, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट बनता एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को क्या एस हमारा पॉइंट कर रहा होता। तो जब थ्रेड 1 एग्जीक्यूट कराती इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को, सेंड मेथड को, तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाती, इस वाले ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाती, और मान लीजिए ये सस्पेंड हो गई। सस्पेंड हो जाने के बाद थ्रेड 2 जब एग्जीक्यूट कराती तो उसके लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट होता, तो ये भी ऐसे ऑब्जेक्ट होता, और जब थ्रेड 2 सेंड मेथड को कॉल करती तो ये क्या किया जाता, इस वाले ऑब्जेक्ट पर लॉक लगाया जाता।
इस वाले ऑब्जेक्ट पर, तो ये लॉक लगाने के बाद सेंड मेथड की कोडिंग को स्टार्ट कर देती एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो ऐसे में ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन को आप अचीव नहीं कर सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है ये शेयर्ड होना चाहिए, है ना। अगर मैं इस टाइम पर जहां पर हमने ये बनाया है, दोनों थ्रेड के अंदर अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखना, देखिए सेंडिंग हाई, हाई सेंट, अभी ऐसे प्रिंट है, मैं फिर से रन करता हूँ, ये देखिए सेंडिंग बाय प्रिंट है, फिर सेंडिंग हाई प्रिंट है, ये गलत हो गया। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, आप इसको ध्यान में रखना, है ना। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है जावा में, और ये ब्लॉक्ड स्टेट के बारे में सीखा आपने, है ना। तो हमने देखा था कि जब हम इस तरह से थ्रेड बनाते हैं तो हमारी जो थ्रेड होती है वो न्यू या बॉर्न स्टेट में होती है, न्यू या बॉर्न स्टेट में होती है। और जब स्टार्ट मेथड के कॉलिंग हो जाता है तो ये कहाँ चली जाती है, रनबल स्टेट में चली जाती है। और जब हमारे रन मेथड की कोडिंग का एक्शन स्टार्ट होता है तो वो रनिंग स्टेट में होती है। और आज हमने एक स्टेट सीखी ब्लॉक्ड स्टेट, और ब्लॉक्ड स्टेट में कोई भी थ्रेड कब जाती है ये आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई भी थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में जाती है तो ऑटोमेटिक जब इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, जैसे यहाँ पर लॉक लगा होता है, तो जब ये लॉक को रिलीज कर दिया जाएगा तो ये वाली जो थ्रेड है ब्लॉक्ड स्टेट में थी, वो जेबीएम के नोटिफिकेशन रिलीज करने की वजह से ऑटोमेटिक ये हमारे रनिंग स्टेट में आ जाएगी, है ना। तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, जब भी यहाँ से लॉक को रिलीज कर दिया जाएगा किसी भी थ्रेड के द्वारा जो एक्वायर की होगी, ये जो थ्रेड्स होती हैं वो ऑटोमेटिक हमारे रनबल स्टेट में आ जाएंगी। और जब हमारे किसी भी, जैसे रन मेथड है हमारे थ्रेड वन का रन मेथड, तो जब ये रन मेथड की कोडिंग इंड हो जाएगी तो हमारी जो थ्रेड वन होगी वो टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाएगी। जब यहाँ से रन मेथड की कोडिंग इंड हो जाती है तो हमारी थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाती है। तो हमने कई सारी थ्रेड के स्टेट्स के बारे में भी सीखा, आप ये सारी चीजें याद रखना। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अभी हमने आज देखा था कि हम लोगों ने मेथड को सिंक्रोनाइज बनाया था, और भी कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।